आज हम भारत के मध्य पूर्वी हिस्से, विशेष रूप से छोटा नागपुर पठार और झारखंड के हजारीबाग की एक ऐसी खूबसूरत दुनिया में चल रहे हैं जो जितनी रंगीन है उतनी ही नाजुक भी है। हम बात कर रहे हैं सोहराई और खोवर चित्रकला की। देखिए, ये कोई ऐसी कला नहीं है जो कैनवस या किसी महंगे कागज पर उकेरी जाती हो। इसकी शुरुआत होती है सीधे मिट्टी के घरों की दीवारों पर। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये पूरी तरह से क्षणभंगुर है। मतलब अगर हर साल इन भित्ति चित्रों को दोबारा न बनाया जाए तो मानसून की भारी बारिश आते ही ये सचमुच पानी के साथ धुलकर वापस उसी जमीन में मिल जाते हैं जहां से ये आए थे। इस विरासत को जिंदा रखने के लिए एक निरंतर और अथक प्रयास की जरूरत होती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस तरह हैं। पहला, पवित्र मिट्टी का कैनवास। दूसरा, पैतृक ज्यामिति और प्रतीक। तीसरा, मात्र सत्तात्मक वंशावली। चौथा, कंक्रीट युग के खतरे। और अंत में एक जीवित पुनर्जागरण। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले खंड की, पवित्र मिट्टी का कैनवस। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत फसल कटाई के मौसम में एक बेहद खास तरीके से होती है। हजारीबाग की महिलाएं जंगलों में जाती हैं और वहां से लाल, काली और सफेद मिट्टी इकट्ठा करती हैं। ये कोई बाजार से खरीदे गए सिंथेटिक रंग नहीं है, बल्कि सीधे प्रकृति से जुड़ा एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता है। इसके बाद घरों की बहुत ही सावधानी से पारंपरिक सफाई की जाती है और फिर इस ताज़ा तैयार किए गए मिट्टी के कैनवास पर चित्रकारी का काम शुरू होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब स्थानीय भूगोल और प्रकृति सीधे तौर पर कला में बदल जाते हैं। और जैसा कि हमने अभी बात की, इस कला की सबसे बड़ी खासियत ही इसका अल्पकालिक होना है। ये हमेशा के लिए बनी रहने वाली चीज नहीं है। जब मॉनसून आता है तो ये खूबसूरत दीवारें पानी में घुल जाती हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस कला को आप बस किसी म्यूजियम में रखकर नहीं बचा सकते। इसे बचाने के लिए हर साल सक्रिय रूप से इसमें हिस्सा लेना पड़ता है। इसे हर साल नया जीवन देना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, पैतृक ज्यामिति और प्रतीक। इन दीवारों पर बनी आकृतियों को अगर आप गौर से देखें तो ये सिर्फ कोई आम सजावट नहीं है। वास्तव में ये एक तरह की दृश्य प्रार्थनाएं हैं, विजुअल प्रेयर्स। हर एक ज्यामिति, रेखा और पैटर्न के जरिए उर्वरता, घर की सुरक्षा और एक अच्छी फसल की कामना की जाती है। इसमें महान माता, वन देवता और हमारे स्थानीय झारखंड के वन्य जीवों जैसे मोर, हिरन और हाथी को बड़े ही सम्मान के साथ उकेरा जाता है। एक तरह से ये पूरे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नमन करने का उनका अपना तरीका है। तकनीक के मामले में भी एक क्षेत्र बेहद समृद्ध है। यहाँ आपको दो बिल्कुल अलग लेकिन कमाल की शैलियाँ देखने को मिलेंगी। पहली है खोवर, जो ज्यादातर शादियों के मौसम से जुड़ी होती है। इसमें कंघी से खुरचने की एक अनोखी तकनीक इस्तेमाल होती है। मतलब पहले दीवार पर काली मिट्टी लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर सफ़ेद मिट्टी का लेप, और जब वो गीला ही होता है तो कंघी जैसे औजार से ऊपर की सफ़ेद परत को खुरचकर नीचे के काले रंग से डिज़ाइन उभारे जाते हैं। अद्भुत है ना? और दूसरी तरफ है सोहराई, जो फसल के समय बनाई जाती है। इसमें महिलाएं अपनी उंगलियों और दांतुन का इस्तेमाल करके सीधे लाल, काले और सफ़ेद रंगों से पेंटिंग करती हैं। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे खंड पर, मात्र सत्तात्मक वंशावली। इस कला की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका पूरा नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का तरीका भी बड़ा अनूठा है। यहाँ कोई क्लासरूम या किताबें नहीं हैं, बस छोटी बच्चियाँ चुपचाप खड़ी होकर अपनी माताओं के हाथों की लय को देखती हैं और बिना कुछ कहे बस उस मूवमेंट की नकल करती हैं। बिना शब्दों के सिखाने की ये प्रक्रिया सच में बहुत शक्तिशाली है। और ये कला सिर्फ दीवारों को सुंदर बनाने तक सीमित नहीं है। इन डिज़ाइनों की समझ होने से महिलाओं को अपने गांव के पदानुक्रम में एक बेहद खास सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान मिलती है। जो महिला इस कला में जितनी निपुण होती है, समुदाय में उसका सम्मान उतना ही ज़्यादा होता है। वो सिर्फ पेंटर नहीं है, वे असल में अपनी संस्कृति की रक्षक हैं। लेकिन जरा एक मिनट के लिए रुकिए, सोचिए क्या होगा अगर वो कैनवस ही गायब हो जाए जिस पर ये कला जिंदा है। जब ये मिट्टी की दीवारें ही नहीं रहेंगी तो इन खूबसूरत दृश्य प्रार्थनाओं का क्या होगा? और यहीं से हमारा चौथा खंड शुरू होता है, कंक्रीट युग के खतरे। आज के दौर में आधुनिकता और औद्योगीकरण ने इस प्राचीन परंपरा के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है।
जहाँ पहले घर ठंडी सांस लेने वाली मिट्टी से बनते थे, जो इन प्राकृतिक रंगों को आसानी से सोख लेते थे, वहीं आज उनकी जगह भूरे औद्योगिक कंक्रीट ब्लॉक्स ले रहे हैं। समस्या ये है कि कंक्रीट की दीवारों पर न तो ये प्राकृतिक मिट्टी के रंग टिकते हैं और न ही उन पर खरोंचने वाली खोवर तकनीक काम कर सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव आ रहा है। बेहतर भविष्य की तलाश में युवा पीढ़ी तेजी से शहरों की ओर जा रही है। अब जब लड़कियां गांव में ही नहीं रहेंगी तो वो बिना बोले सिखाने वाली जो कड़ी थी वो तो टूट ही जाएगी ना। आज कई गांवों में आपको ऐसे घर मिल जाएंगे जो बिल्कुल खाली पड़े हैं और उनकी दीवारों पर बनी वो आखिरी पेंटिंग्स बस धीरे धीरे टूटकर वापस मिट्टी में मिल रही हैं। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। हमारा 5वां और आखिरी खंड एक नई उम्मीद लेकर आता है, एक जीवित पुनर्जागरण। इस कला को बचाने के लिए अब आधुनिक उपकरण ढाल बनकर सामने आ रहे हैं। उदाहरण के लिए GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये सिर्फ एक कागजी सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि एक मजबूत कानूनी सुरक्षा है। ये सुनिश्चित करता है कि बाजार में कोई भी मशीन से बनी नकली पेंटिंग बेचकर इन मूल कलाकारों का हक न मार सके। इससे स्थानीय समितियों को इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ी पहचान और आर्थिक ताकत मिलती है। इसके साथ ही इन महिलाओं ने अपनी कला को समय के साथ ढालना भी सीख लिया है। जो आकृतियां पहले सिर्फ मिट्टी की दीवारों पर बनती थीं, अब उन्हें कैनवस और हाथ से बने कागज पर भी उकेरा जा रहा है, ताकि वे दुनिया भर की गैलरीज तक पहुंच सकें। और सबसे कमाल की बात, 2026 में एक बड़ी पहल के तहत इन क्षणभंगुर डिजाइनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजिटली आर्काइव किया जा रहा है। मतलब जो कला बारिश में धुल जाती थी, वो अब डिजिटल दुनिया में हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। आर्थिक रूप से देखें तो एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 2026 तक वैश्विक बाजार में इको फ्रेंडली यानी प्राकृतिक रंगों की भारी डिमांड बढ़ने वाली है। जरा सोचिए, जो प्राकृतिक रंग ये आदिवासी महिलाएं सदियों से इस्तेमाल कर रही थीं, आज वे मॉडर्न मार्केट का सबसे बड़ा ट्रेंड बन गए हैं। इस डिमांड का सीधा फायदा इन कलाकारों को मिल रहा है, जिससे उन्हें अपनी कला को जारी रखने के लिए एक ठोस आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन ये पूरा सफर हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। मान लीजिए तकनीक और डिजिटल आर्काइव्स की मदद से हम इन डिजाइनों और ज्यामिति को हमेशा के लिए सुरक्षित कर भी लें, लेकिन क्या सिर्फ डिजाइन बचा लेना काफी है? असली कला तो उन आदिवासी महिलाओं के हाथों में, उनके जहन में बसती है। वैश्विक समाज के रूप में हमें ये सोचना होगा कि हम केवल कला को संजोएंगे या उस इंसान को भी जो उसे जन्म देता है। हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारी इस सांस्कृतिक विरासत की असली रक्षक स्वयं इस आधुनिक दुनिया में फलती फूलती रहें? इसी विचार के साथ हम आज की इस प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। इस अनूठी विरासत को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।